हाँ जी, तो कैसे हो? यह है एक खूबसूरत सा नज़ारा बागेश्वर शहर का। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बागेश्वर धाम, और उसके बाद दिखाएंगे हम आपको मेले की चहल पहल, और उसके बाद दिखाएंगे हम आपको वो भीड़ जो भोले के धाम में है। तो चलिए चलते हैं बागेश्वर धाम। मकर संक्रांति जो है, जो कि हमारे जो कल्चर है, उत्तराखंड का जो कल्चर है, इसमें हम घुघुतिया भी बोलते हैं। और दूसरा साउथ रीजन में जो है, हम जैसे साउथ रीजन में हम मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जानते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में लोग इसे माघी बिहू के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में आपका मकर संक्रांति को उत्तरायणी के नाम से जानते हैं। और बेसिकली उत्तराखंड में इसका बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस माना जाता है उत्तरायणी का। और जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, जस्ट बहुत अच्छा सा व्यू है बागेश्वर शहर का। आई थिंक आपको पूरा अच्छा सा व्यू दिख रहा होगा बागेश्वर शहर का। और दूसरा जस्ट वहाँ पे थोड़ा सा आगे नुमाइश खेत है। नुमाइश मतलब होता है मेला या झांकियाँ। आई थिंक मेरे को किसी ने बताया था, तो झांकियाँ कहते हैं। और खेत का मतलब होता है एक एरिया। और दूसरा यहाँ पे एक बगड़ कहते हैं। बगड़ मतलब जो शमशान घाट होता है, उसके जस्ट जो किनारा होता है पानी का, उसको बगड़ कहते हैं। मकर संक्रांति को हम इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इस दिन जो बेसिकली उनके लिए महत्वपूर्ण है जो फार्मर्स होते हैं, इस दिन अपने फसल का वो कटान करते हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो जोलॉजिकल वे से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 जनवरी के बाद जो होता है वो हमारा जो सन का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाता है। दैट मीन्स उत्तरायण। तो ये एक इसके जोग्राफिकल इंडिकेशन भी है। जो साउथ में था आफ्टर बिफोर द 14th जैन, वो फिर 14th जैन के बाद आपका शिफ्ट हो जाता है उत्तरायण, जो कि नॉर्थ से। दूसरा ये भी माना जाता है कि उत्तराखंड में जो ये फेस्टिवल है उत्तरायणी जो फेस्टिवल है, उसको लोग घुघुतिया त्यार के रूप में मनाते हैं, जो कि और जो कुमाऊं रीजन में घुघुतिया त्यार के रूप में मनाते हैं। और जो गढ़वाल रीजन में है, ये उत्तरायण के नाम पे मनाते हैं। उसमें कोई घुघुतिया में क्या होता है, जो बेसिकली हमारा एक डेजर्ट बनता है। डेजर्ट मीन्स वो आटे और गुड़ का बनता है बेसिकली। कहीं पे उत्तराखंड में ही इसको खिचड़ी के रूप में, जैसे कि नॉर्थ यूपी साइड खिचड़ी के रूप में भी उत्तरायणी को सेलिब्रेट करते हैं। उसको पका के सर्व किया जाता है टू ऑल डिवोटीज, जितने भी भक्त होते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है, जहाँ मैं आया हूँ, जिस पहाड़ी में मैं बैठा हूँ, वो नीलेश्वर है। और जस्ट मेरे डिफरेंट साइड वो है भीलेश्वर। वो भीलेश्वर पहाड़ी है, जस्ट उसके अपोजिट है। रात को 9 बजे से वो कार्यक्रम है। और वो कार्यक्रम क्या होता है, एक इवेंट होता है जिसमें झोड़ा, चाचरी, भगनौल और डिफरेंट चीजें, वो चीजें वहाँ प्ले करते हैं। आज जैसे कि यहाँ चौक बाजार है, शाम को आपको दिखाएंगे चौक बाजार। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी माना जाता है कि यहाँ पे जो आपका बर्पण होता है, बर्पण एक हिंदू कल्चर में, हिंदू संस्कृति में एक स्टेज होती है। क्योंकि इंसान के कहते हैं कि 14 संस्कार होते हैं। आई डोंट नो 14 होते हैं, आई थिंक 14 होते हैं। 14 संस्कार होते हैं, उनमें से जो 3rd या 4th जो संस्कार होता है वो बर्पण होता है। बर्पण मतलब ये होता है आप वयस्क कैटेगरी में आ चुके हो इस संस्कार के बाद। यहाँ पे गोमती और सरयू नदी के किनारे कल किया जाएगा। कल सुबह 3 बजे से स्टार्ट होता है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और बागेश्वर आने का महत्व आप लोग समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, बागेश्वर तो वैसे तीर्थ स्थली के नाम पे महत्वपूर्ण है ही, साथ एक आंदोलन का जो महत्व गढ़ क्षेत्र माना जाता है वो भी है। उसके बारे में यह है कि कुली बेगार जो यहाँ से जो प्रथा थी, एक निश्चित ग्राम को चुना जाता था और उस ग्राम का मुखिया को चुना जाता था, और वो मुखिया आवंटित करता था कुछ ग्रामवासियों को, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। जो कंट्रोल किया जाता है वो अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और दूसरा
सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो इसमें रोचकता कहें या फिर एक डिस्क्रिमिनेशन कहें, भेदभाव कहें, वो ये था कि वो जो मुखिया चुनता था जिन लोगों को, अगर वो लोग वहाँ काम पे जाते थे तो उनको किसी मेहनताना के, किसी भत्ते के उनसे काम करवाया जाता था। और ये जो कार्य प्रणाली थी, ये जो व्यवस्था थी, ये कंटिन्यू चलते आ रही थी, कम से कम 50 सालों से ये चलते आ रही थी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा मुख्य लोगों पे, जो कि यहाँ के नेटिव लोग थे, उन पे किया गया। फिर हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के हुए आपका बद्रीनाथ पांडे जी, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करा, कुली बेगार आंदोलन का 1921 में। इस आंदोलन का इसी सरयू और गोमती नदी के तट पर जितने भी पर्चे थे, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन था, सबको यहाँ से विसर्जित करा तो आगे की तरफ। कुली बेगार में जो अहम भूमिका थी डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करवाने की, वो थी ग्राम प्रधान और जमींदारों की और पटवारियों की, क्योंकि इन सब की मिली भगत से ही उनका शोषण किया जाता था। और फिर 1921 में बद्रीनाथ पांडे जी ने इसका विखंडन करा और कुली बेगार प्रथा को यहाँ पे भंग करा। और उसके बाद बागेश्वर जो शहर है, या बागेश्वर में जो संगम है, वो कुली बेगार के लिए भी जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइएगा आप बागेश्वर, तो आगे एंजॉय करिए मेले को। ये मंदिर के जो है, ये जब वशिष्ठ ऋषि, अच्छा, सरयू वशिष्ठ ऋषि ठीक, सरयू को ला रहे थे, अच्छा, अयोध्या ले जा रहे थे वो, तो यहाँ पर एक मार्कंडेय ऋषि, हाँ, तपस्या कर रहे थे। तो ऋषि का ध्यान भंग होगा, इस आशंका से सरयू ऊपर ही रुक गई। अच्छा, यहाँ पर मंडल सेरा एक स्थान है, बहुत बड़ा घेरा है वहाँ पर, ओके, मतलब ऐसे हुआ है। तो वहीं पर सरयू रुक गई, तब उन्होंने शिव जी की आराधना की, वशिष्ठ जी ने। अच्छा, तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा संकट दूर करूँगा। ओके, शिव जी ने बाघ का रूप धारण किया, मैया ने गाय का रूप धारण किया। अच्छा, बाघ झपटा गाय पर, गाय चिल्लाई, मार्कंडेय ऋषि का ध्यान भंग हुआ, तो वो गाय को बचाने दौड़े, तब तक सरयू आगे बढ़ गई। अच्छा, तो तब उन्होंने कहा मार्कंडेय ऋषि ने कि आप यहाँ पर व्याघ्रेश्वर रूप में, बाघनाथ, अच्छा, बाघनाथ का बिगड़ते बिगड़ते बाघनाथ या व्याघ्रेश्वर, व्याघ्र ईश्वर, बाघ के ईश्वर, नाथ मतलब हो गए शिव जी और बाघ मतलब होते हैं उनका रूप, बाघ का रूप हो गया। ठीक हो गया। तो इस रूप में आप यहाँ पर स्थापित रहोगे, आप और मैया दोनों यहाँ पर ठीक। स्थापित हैं। अब ये यहाँ पर तब से ही यहाँ पर मंदिर रहा होगा। बीच बीच में ये जो बाहरी कलेवर आप देख रहे हो, ये बदलते रहा। इस समय जो ये बाहरी कलेवर है इसका, ये 16वीं शताब्दी में चंद राजाओं ने बनवाया था। अच्छा, कहते हैं कि इसमें कत्यूरी शासन वालों का भी कोई इन्फ्लुएंस रहा है? हाँ, इसमें जो कत्यूरी के समय में यहाँ पर मंदिर रहा होगा। अच्छा, जो राजुला और मालसाई का जो प्रसंग है, यही से है वो। अच्छा, हरुहित भी यहाँ आए थे, हरुहित का नाम सुना होगा आपने? हरुहित, हाँ, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी यहाँ पर अच्छा, प्रसंग चल, जो मालू से प्रसंग चला था, तो यहीं पर उनको वरदान मिला था। गंगनाथ का भी यहीं पर, गंगनाथ देवता है हमारा, लोग यहीं का कुमाऊं के देवता है गंगनाथ, तो उनका भी यहीं पर से प्रेम प्रसंग चला था। अच्छा, प्रेम प्रसंग से रिलेटेड? जी हाँ। दूसरा ये कहते हैं कि बागनाथ में जो घुघुतिया का जो त्यार है, वो दनपुरा वाले गंग पार वाले, उसके पीछे की क्या स्टोरी है? अब ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है। गंगपार और गंगबार, अच्छा, गंगबार वाले इसलिए मनाते होंगे क्योंकि यहाँ पर मेला होता था पहले से। अच्छा, मसांती को, संक्रांति को बहुत बड़ा मेला होता था। मसांती की रात लोग आते होंगे, तो जितने घर हमारे थे गंगवार वालों के, ये सब भर जाते थे। मतलब इवन मैंने खुद देखा, आज तो वो स्थिति नहीं है। मैंने देखा कि अगर मसांती की रात, आज की रात, मसांती की रात, अगर हम थोड़ी देर बाहर रह गए तो हमको ना सोने को मिलता था ना खाने को मिलता था। इतने लोग आते थे, खाने वाले भी सोने वाले भी। अच्छा, आज वो स्थिति नहीं है। आज गाड़ियों का है तो लोग चले जाते हैं। दूसरा ये तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आपका ये संबंध है भगवान शिव का, और दूसरा ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन से, जैसे यहाँ पे सरयू और गोमती का जो इन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, उसमें क्या है? मतलब उसमें जो गोमती अलग और सरयू अलग, उसका कुछ संगम का संगम में यहाँ है, जैसे इलाहाबाद में कहते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती, वैसे ही यहाँ पर भी अच्छा, सरयू, गोमती और गुप्त
सरस्वती, ये पार की तरफ से गुप्त सरस्वती बताते हैं। अच्छा, तो उसका यहाँ पर त्रिवेणी है, तब इसको त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम कहते हैं। यहाँ पर जो शव आता है वहाँ इस बागनाथ के पवित्र आग में जलता है वो, तो वो सीधे स्वर्ग शिवलोक को प्राप्त होता है। और जो मेन टेम्पल है वो यही है? ये बागनाथ जी का मेन मुख्य मंदिर यही है। और इसके बाद कोई अदर टेम्पल वो क्या? इसके बाद एक मंदिर और है, बाणेश्वर करके कहते हैं उसको। वो किस बिहाफ पे बसा हुआ है? उसमें एक कथा और है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक कथा और है कि जब चंडीस को भेजा शिव जी ने काशी से ओके। कि तुम मेरे लिए एक नगरी और बनाओ, एक स्थान मेरे लिए काशी जैसा ही और चुनो। तो तब उन्होंने चंडीस को भेजा, उनके गण आए यहाँ, वो सब यहीं बस गए, यहीं रह गए। शिव जी ने देखा मेरे गण तो आए नहीं वापस, तो वो खुद आ गए, खुद यहाँ आए। तो उस समय आकाशवाणी ने उनकी स्तुति की, तो वाणी ने उनकी स्तुति की है, इसलिए वाग्धन ईश्वर, बागेश्वर। तो वो बाणेश्वर, वाणी के ईश्वर। तो इसके बगल में एक ऐसा ही मंदिर और है बाणेश्वर का। और आप ये बताइए, आप जैसे कि यहाँ पे ऐसे बारी लगती है पुजारियों की, सिर्फ यहाँ हम लोगों की बारी लगती है हमारे। जैसे कि आपने बताया कि 15 परिवार हैं। हाँ, 15 परिवार हैं। अच्छा। अब जैसे हम आज आए हैं, हाँ। कल रहेंगे, अच्छा। कल परसों रहेंगे, हाँ। फिर उसके बाद दूसरी परिवार की हमारी 9 गते तक। अच्छा, 9 गते तक। 9 गते तक उनकी बारी आएगी, फिर हमारी आएगी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब महिमा, शिव जी की महिमा कितनी रही है यहाँ पे? जैसे कि लोग आते हैं अपने विश्वास के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ। यहाँ पर जो सच्चे मन से मांगेगा उसकी मुराद जरूर पूरी होगी। मैं भी सर्विस की, मैंने 30-35 साल नौकरी की, अब रिटायर हो गया, 4 साल मुझे लगभग तो आप रिटायर। भगवान की सेवा में अब सही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर और कुछ इसमें और खोल लीजिए। इसके इस मंदिर की विशेषताएं हैं कि जब सूर्य उदय होंगे तो वो सिख शक्ति में पड़ेंगे। पहली जो किरण आएगी सूर्य की, वो उस झरोखे से, उधर झरोखा आप अभी देखेंगे, अच्छा। तो वो सीधे शक्ति में पड़ेगी। इधर से अगर शाम को सूर्यास्त होगा वो भी प्रणाम करके जाएंगे। अच्छा, मतलब ये ज्योग्राफिकली भी एक स्ट्रक्चर वाइज। और इसमें देखिए तो 7 भुवन कहते हैं ना, 14 भुवन कहते हैं, 1 2 3 ऐसे करके ये 7 होंगे, 7 इधर होंगे, 7 इधर। जो पिलर पर टाइप के ऐसे भुवन जैसे प्रतीक रूप में बनाए गए हैं। तो इसमें कहीं टूट फूट हो गई, कहीं मरम्मत करना है, जैसे आपने पटाल बिछी हुई देख रहे हैं, यहाँ बाहर भी अंदर भी इस टाइप से अच्छा व्यवस्था है। रतन सिंह रावल। रावल जी से हमें अच्छा लगा बात करके। अब जो है आपको दिखाएंगे हम भैरवनाथ मंदिर, जो कि शिव के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। तो ये है आपका बागनाथ के बाद उसके जस्ट थोड़ा सा आगे, सिर्फ 20 मीटर की दूरी में भगवान भैरवनाथ का मंदिर। लोग अपनी मनोकामना यहाँ पे पूरी करते हैं। ये भैरवनाथ मंदिर है। और 2-3 साजी लोग हैं ना वहाँ आगे। हाँ साहजी। साजी। अच्छा। साजी दांत टूट गई यार। दांत टूट गई वो तो 100 ने बुलानी ने। साजी लोग हैं पार उधार। अच्छा। उनसे पूछना तो घुघतिया पार कितने पैट को होता है और वार कितने पैट को होता है। आपके हाथ में क्या है? मधु। मधु है यार। अच्छा, बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सूरजलाल शाह। आप भी तो शाह हुए? हाँ। कहाँ के शाह हुए? अल्मोड़े में होते हैं शाह तो। अल्मोड़े में क्या नैनीताल में नहीं होता है क्या? शाह लोग वंशज है यार आप, पृथ्वी शाह के, प्रद्युमन शाह के। हाँ, ये हमारी रिश्तेदारी गढ़वाल से ठहरी हुई, जो MLA था पहले औरत को। हाँ कमलेंदुमती साहब। हाँ, हम गढ़वाल से तो वहाँ से आए थे हम, जोशीमठ से। अच्छा। पिताजी लोग। अच्छा, जोशीमठ से आए थे। यहाँ कहाँ रहते हैं आप कब घुघुतिया मनाते हैं? कल। क्या एक पैर को मनाते हैं, मतलब 2 पैर को? झूठ क्यों बोलना है खाली? नहीं, आपको पता होगा, आप तो कंटिन्यू मनाते हैं। एक पैर को ही मनाते हैं, 2 पैर को ही मनाते हैं। नॉल तो होगा ही होगा। पेज में होती है भगनौल। आप कहाँ हैं? आप भगनौल वाल पुराण में सब मर गई। अच्छा, पुराने लोग सब मर गए हैं ना। अच्छा, एक चक्कर देख लेना, 8 बजे 9 बजे देख लेना, मार्केट बंद हो जाएगी ना। ये चौबुजा पीपल का पेड़ है यहाँ पर। हाँ, इसके वहाँ पर वहीं होते थे भगनौल। और जो दनपुर वाले के झोड़े होते हैं वो कब होगा? दानपुर वाले को झोड़े झोड़ कहाँ जा रहा? पहली होना 50-60-100 साल पहली। अच्छा, नुमाइश खेत कहाँ पे है? नुमाइश खेत वो सामने।
अच्छा वहाँ को जा, वो जो सामने दिख रहा है हाँ। तिरपाल लगा है जहाँ। हाँ हाँ अच्छा ये पूरा जो खेत है वो मैदान है वो नुमाइश खेत है। तब वो नुमाइश खेत। जाएं फिर हम उधर को कहाँ से जाएं? यहाँ से ऐसे निकलो हाँ। पुल है, ओके पुल से सीधे निकल जाना। ओके ओके थैंक यू। बगड़ बगड़ माने नहीं शमशान घाट का मतलब जो नदी बह रही है उसका किनारा। अच्छा बेसिकली शमशान घाट से ही बगड़ बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनेशन हुआ है। ओरिजिनल। अच्छा और वैसे नदी का किनारा सब जगह, और नदी तो पूरी हुई ना, अच्छा अच्छा लेकिन जहाँ पर शमशान है आपका, शमशान के किनारे वाली जो भूमि है वो बगड़ कहलाती है, अच्छा नदी की साइड वाली। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। तो अभी आ गए हम बागनाथ के मेन टेंपल पे और उसके बाद हम जा रहे हैं नुमाइश खेत। नुमाइश खेत बेसिकली एक एरिया है जहाँ पे सारे सभी प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे कि आपका भगनौल हो गया, झोड़ा हो गया, कोई भी कंपटीशन जो होता है उससे रिलेटेड सभी भी कार्यक्रम वहाँ पे करे जाते हैं, जिसका होता है नुमाइश खेत। नुमाइश का बेसिकली मतलब होता है ऐसी चीज़ें जहाँ पे जो कि लोग होते हैं वो आए और अपना प्रदर्शन करें और साथ में साथ लोगों को बताए कि यार यहाँ पे हो क्या। और दूसरा खेत का मतलब यहाँ पे गांव में, या फिर यह कहा जाए कि गांव में जो खेत का मतलब होता है वो होता है वहाँ पे एरिया जो समतल हो। और ये आपका पुल है आपका सरी नदी के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ और पुलिस प्रशासन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद जहाँ तक देखा जाए तो। और ये सरयू नदी है और वहाँ से गोमती नदी है, आप वहाँ पे देख रहे होंगे, और वहाँ पे संगम होता है। सरयू नदी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, लोग यहाँ से निहार रहे हैं, शिव को निहार रहे हैं और पानी को निहार रहे हैं, अपने परिचित को निहार रहे हैं और भूले बिछड़ों से मिल रहे हैं। यहाँ पे कोई रमेश बोल रहे हैं, कोई सुरेश बोल रहे हैं, यारी दोस्ती चल रही है यहाँ पे। तो मेले का मेन उद्देश्य ये होता है, और लोग फोटो खिंचा रहे हैं, मेले का मेन उद्देश्य होता है भूले बिछड़े को मिलना, मेला कहा जाता है। एक्चुअली मेला एक आज के टाइम का मेला नहीं है, मेले का जो एग्जिस्टेंस मिलता है वो 1000 सालों का, 1000 साल पुराने का मिलता है। लोग यहाँ अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, ये देखिए, और द मनोज और ये है। और दूसरा सौंदर्यीकरण का भी काम चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ये घाट है। कल जहाँ पे बर्पण होंगे, बर्पण एक रिचुअल्स होता है हिंदुत्व में, और जो कि यहाँ पे लोग मनाएंगे। कल बर्पण होता है, कान छेदा जाता है बच्चों का, जो कि एक ऑड नंबर की जो एज होता है उसमें बर्पण होता है। इसके पीछे की हिस्ट्री कभी बताएंगे हम अभी, जो ऑड नंबर में ही, ऑड नंबर एज में ही बच्चों का बर्पण क्यों होता है। तो ये सारा घाट तैयार है, काफ़ी ज़्यादा नुमाइश खेत। अब हम नुमाइश खेत की ओर जा रहे हैं, ये बच्चे तैयार। ओह माय गॉड, जो आर्किटेक्चर है अभी यहाँ पे, जो यहाँ पे पेंटिंग्स कर रखी है और काफ़ी अच्छा व्यवस्थित बना रखा है। ये देखिए पेंटिंग प्लस टोटल बढ़िया सा। और ये आ गया है नुमाइश खेत, ये नुमाइश खेत है। तो यहाँ पे अभी भगनौल होने वाला है और इन बिटवीन दो ग्रुप के बीच में टीम बन रही है। टीम इन द सेंस कि मतलब भगनौल बेसिकली क्या होता है, एक डिस्कशन होता है विद रिस्पेक्ट टू गाने की शैली में। तो ये बताते हैं, मतलब डिस्कशन होता है ऑल ओवर। तो आइए जानते हैं। और अभी टीम बन रही है वहाँ पे, वो टीम बना रहे हैं हालांकि। और बेसिकली भगनौल का जो औचित्य है वो दूसरा आग होगी, आग के सेंटर में, आग सेंटर में होगी, और उसके बाद साइड से टीम बनेगी। तो दे विल प्ले द भगनौल। नहीं है बात आई गोट, वो नहीं बात आई गोछाया फागुने माँ पुराण धड़ी गोछाया फागुने माँ, या फागुने माँ पुराण पाती धड़ी गोछाया फागुने माँ। ओ माता धरणी माता बल करिए तू, धन खाया रे सुर शराबा धन गलिया तू, धन खाया रे सुर शराबा धन गलिया तू।
पात आई गोठो ये पगुले माँ धरी गोटिया माता भल करिए तू धन खाया रे सुरसरा धन के लिया दो कपास कपात करो कपास का खेती करो पट बढ़ाया तू माता भगवती माता फल करिए तू गडिया शिमाला पान भरू नल गोई का झाणी घ्यायचा बळा घ्यायचा खेळ कादाराची बेली पोरू काबायचा तेल और खारा तायसा तू काढायची तेल घेणार कुशल घेणार कुशाला कमरा लचकमानी भुला सुना टूटनिया टूट गई मोहना तू टूटिए जना तू टूटिए जना दोहरी दिना जैसी रे सना रे सना तना तू दुख में झंडे मोहना नदिया सना तू दुख में झंडे मोहना नदिया सना नदिया सना जाबरे बीजा था ये शालीग रेट कबू भाई जेठ ये साला मामी लुता बगतिला भेट जैसे ही कल आपको मैंने बताया था कि नीलेश्वर पर्वत में जब हम थे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक जो हिंदू रिचुअल्स में जो एक संस्कार होता है तो उसमें से एक जो बर्पण या जनेऊ उसको कहें तो वो भी होता है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कई सारे लोग यहाँ पे आए हैं जो इस चीज़ पे श्रद्धा रखते हैं और जनेऊ संस्कार कर रहे हैं। तो थोड़ा क्लोजअप में जाके दिखाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं उधर भी पूरा साउंडेड पूरा जनेऊ संस्कार चल रहे हैं यहाँ पे और लोग नहाते हैं। कहते हैं कि इस दिन नहाना भी बहुत शुभ माना जाता है। दैट इज़ वाई लोग मतलब ये है कि पवित्रता का एक स्रोत माना जाता है। व्हेन यू आर कमिंग हियर और आप एक डुबकी लेते हैं जैसे कि किसी भी तीर्थ में जाने से डुबकी बराबर होता है यहाँ पे नहाना। और ये है पूरा नज़ारा। लोग यहाँ पे आते हैं, नहाते हैं, अपने बच्चों का बर्तन करते हैं और यही जानते हैं किसी पर्सन से कि मतलब क्या श्रद्धा है, क्या संस्कार है और क्या कर रहे हो यहाँ पे। चलिए चलते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं?
दौलागढ़ से? अच्छा, यहाँ बच्चों को बर्पण करने आए? हाँ। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? आग सेक रहे? हमको बता दो, हम अगर था तो हाँ। अच्छा अच्छा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरयू के बगड़ में आपका जनेऊ संस्कार होता है। जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अभी आपको क्लोजअप में दिखाते हैं कि कैसे जो रिचुअल्स होता है उसको कैसे फॉलो करा जाता है, और जिसका बर्पण होता है वो इस नदी में नहाता है और अपने जितने भी कष्ट या जितने भी उसने सिन या पाप कर रखे हैं उनको दूर भगाता है। तो सभी नहा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमें भास्कर लोनी जी मिले हैं और ये जनेऊ संस्कार के बारे में बताएंगे। जनेऊ संस्कार कौन से नंबर का संस्कार है हिंदू धर्म में? वैसे तो 16 संस्कार होते हैं, और इसको करने का प्रोसीजर क्या होता है? चलिए लोनी जी बताइए। ऐसा है कि हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है छो उपनयन संस्कार, जिसको कि हम हिंदी में अपनी भाषा में जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। अच्छा, उपनयन को ही? हाँ, मतलब आप वैसे ही जनेऊ डाल देंगे तो उसको कोई उपनयन संस्कार नहीं होगा। हाँ, तब जाके वैलिड करार किया जाता है, अदरवाइज। हाँ, तो मतलब बाकी 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार है उपनयन संस्कार। ओके, इसको प्रोसीजर करने का क्या है? जैसे कि आप यहाँ आते हैं और जैसे कि आप ये सरयू बगड़ में आते हैं, उसके बाद जनेऊ के लिए आता है, उसके लिए पहले यहाँ पर आएगा। अच्छा, स्नान करेगा, हाथ मुँह धोएगा। अच्छा, जो भी करेगा अपने हिसाब से। ओके। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी पूजा करेगा। अच्छा, पूजा करने के बाद उसके बाल उतारे जाएंगे। अच्छा, बाल उतारने के बाद वह स्नान करेगा दोबारा। अच्छा, दोबारा स्नान करने के बाद तब वो क्या करेगा, उसके बाद स्नान करने के बाद वह यहाँ पर फिर यहाँ पर बैठेगा आसन पर। हाँ हाँ। उसके बाद उसके कान छेदे जाएंगे मंत्रोच्चारण के द्वारा। हाँ हाँ। उसके बाद तब जाके आगे को फिर उसका गले में जनेऊ डाली जाएगी। जो वयस्क माना जाता है, जनेऊ के बाद आधा वयस्क माना जाता है एक व्यक्ति को। अगर जिस बच्चे का जनेऊ हो गया वह एक किस्म का एकदम मतलब सारे कर्म करने में वह पूरा हो जाता है। मतलब 16 के 16 संस्कार वो कर सकता है। हाँ, वह फिर आगे के संस्कार को में वह मतलब भागीदारी कर लेता है। अच्छा, कि जैसे जिस बच्चे का जनेऊ हो गया वो चाहे 9 साल से जनेऊ स्टार्ट होता है। ओके। तो मतलब 9, 11 ऑड में होता है, मतलब 15 विषम संख्या में। हाँ, वैसे इसमें अलग अलग, वैसे हमारी वेद में लिख रखा है कि अलग अलग बढ़ने के लिए अलग अलग संख्या दे रखी है। तो लोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ वक्त बिताया। थैंक यू वेरी मच। उत्तरायणी त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा और बच्चे हैं। बनाए हुए घुघुतों को कौवों को बुलाकर खिलाते हैं। काले कौवा काले गुट्टी बड़ा काले तू जा सुनूंगा मगर जा सुनूं बड़। इस त्योहार के बारे में एक कहानी यह है कि चंद्र राजा वंश के राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। फिर उनका मंत्री ये आस लगाए बैठा था कि राजा के बाद सारा राज्य मेरा होगा। एक बार राजा अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर गए और संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। कुछ समय बाद उनकी एक संतान जिसका नाम निर्भय चंद रखा गया। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से भी बुलाती रहती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती खुश रहा करता था। जब घुघुती किसी बात पर जिद करता तब उसकी माँ कहती, जिद न कर, नहीं तो ये माला कौवों को दे दूंगी। बेसिकली उसको डराने के लिए कहती थी, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, ये बोलकर कौवों को बुला। इस कारणवश कई बार वो एक कौवा आ जाता है और दूसरी ओर मंत्री चिंता में कि सारा राज्य अब राजा के बेटे का होगा, वह उसे मारने की तैयारी में जुट जाता है। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तो मंत्री ने घुघुती को जंगल की ओर ले गया तो कौवे ने उसे देख लिया। तब कौवे ने बड़ी चतुराई से घुघुती की वो माला उसके गले से निकालकर उसके माँ के सामने रख दी, जिससे कि कौवे को फॉलो किया गया और निर्भय चंद यानी कि राजा के बेटे घुघुती को ढूंढा गया। तो ये थी एक छोटा सा प्रसंग उत्तरायणी और घुघुती के कॉन्टेक्स्ट में। अब आपको छोड़ जाते हैं पहाड़ी गपशप के बीच जो कि दो बुजुर्गों के बीच चल रही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, पीस आउट। कुछ जितने काली बड़ी को बुनियादी भाई बोलिए यार ना वो पहन फिर बहुत और तुम बाबू फिर जो बघा पहले भूगोल भाजते देशी घरों भाजणं भाजते हुए देशी को मार लाल उड़ जाना की गई लिगेर देशी जाना घरों भाजणं माल बाटा बैठ भाजा थे सिद्ध बाटो होती मारी साफ दिल गई उसको बाजूला घरी तो धरिए कहाँ धरण पूरा बेड़ा जमीन में रोबी गई आज मैं तो पोखर नहीं